अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर द रशियन एम्पायर इन 1914। पिछले वाले क्लास में आपने रसिया का क्या कंडीशन था आपने ये समझा। आपने देखा कि 1917 में रसिया में मोनार्की खत्म हो जाता है। अक्टूबर रेवोल्यूशन के थ्रू वहाँ पे सोशलिस्ट लोग अपना गवर्नमेंट बना लेते हैं। लेकिन ये सब हुआ तो कैसे हुआ, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे अब पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो टॉपिक है आपका आज का द रशियन एम्पायर इन 1914। देखिए हमने आपको पिछले वाले क्लास में भी बताया था, यहाँ पे रशियन एम्पायर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ना, इसका मतलब आपको समझना है कि जो रसिया हम लोग आज देखते हैं वो रसिया आज से 100 साल पहले बहुत बड़ा था। इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है, एम्पायर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि आखिर 1914 में रशियन एम्पायर हमारा कैसा था, और ये रशियन एम्पायर उस समय पे बहुत बड़ा था। आपको पहले बता देते हैं। अच्छा, फिर आपके मन में सवाल आया होगा ना कि सर रशियन एम्पायर हम 1914 के बाद टाइम पीरियड में ही क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि रशियन एम्पायर के बारे में हम 1914 के आसपास क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि याद करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 में हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ना बहुत ज़्यादा कनेक्शन है रशियन एम्पायर से, आपको आगे मिलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे रशियन एम्पायर पढ़ रहे हैं 1914 के आसपास का। ठीक है, शुरू करते हैं क्या है। तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि आखिर 1914 में रशियन एम्पायर हमारा कैसा था। देखते हैं क्या है, शुरू होता है हमारा यहीं से आज का मेन टॉपिक। इन 1914 सार निकोलस, देखो इसका पूरा नाम है TSAR, इसमें ना टी साइलेंट होता है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, सार निकोलस सेकंड। यहाँ पे सेकंड हमने नंबर में लिखा है, लेकिन आपको इसमें ना रोमन नंबर में लिख लेना, जैसे आपके बुक में लिखा होगा सार निकोलस सेकंड, इसको आप रोमन नंबर में कर लीजिएगा। तो इन 1914 सार निकोलस रूल्ड रसिया एंड इट्स एम्पायर। तो 1914 तक बताइए पूरे रसिया एम्पायर का राजा का नाम क्या था, सार निकोलस सेकंड। अच्छा, आपने पढ़ा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुइस 16। लुइस 16 का मतलब क्या हो गया, लुइस फैमिली का वो लुइस 16 जो राजा था वो 16वां राजा था। उसी प्रकार से यहाँ पे जो निकोलस फैमिली है उसका ये कौन सा राजा है, दूसरा नंबर का है। और पहले ना ऐसे ही चलता था, राजा का बेटा राजा बन गया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे होता था उसमें। ठीक है, तो 1914 तक, यानी कि 1914 जब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उस समय पे रशियन एम्पायर पे पूरी तरीके से कंट्रोल था सार निकोलस का, और वहीं का वो राजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कहा गया है द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे। देखो रसिया हमारा कितना बड़ा था, आज जो हम लोग जानते हैं ना फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड का कुछ हिस्सा, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब हम लोग जो आज देखते हैं ये सब का सब किसका हिस्सा हुआ करता था? अलास्का भी उसी का था। बिल्कुल, अभी और आगे मिलेगा, बात समझ आ रही है। ये सब का सब आपका मतलब पहले ना रसिया का ही था। रसिया आप देखोगे ना आज, तो रसिया में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंट्री हैं जो कि डिवाइड हो चुके हैं। आगे मिलेगा आपको टॉपिक क्यों डिवाइड हुआ, कुछ रीजन रहा होगा तभी तो डिवाइड हुआ। तो ये सब जो हम लोग आज देखते हैं फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड का कुछ हिस्सा, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब पहले हमारा रशियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, आगे ऑल्सो इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक। आपके पास यदि वर्ल्ड मैप वहां पे आगे सामने लगा हुआ है, आप देखो वहां पे पैसिफिक ओशन, वहां तक हमारा रशियन एम्पायर पहले फैला हुआ था। टुडे सेंट्रल एशिया, एशिया का सेंट्रल हिस्सा जो है बीच वाला, वहां तक फैला हुआ था। एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यहां तक हमारा पूरी मतलब कह सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, चारों डायरेक्शन में हमारा रशियन एम्पायर गहरे तरीके से फैला हुआ था। बहुत बड़ा एम्पायर था, और उसका एकलौता राजा कौन, सार निकोलस सेकंड। ठीक है, इतना बड़ा एम्पायर वो अकेला रूल करता था। अकेला रूल करता मतलब अपने से नहीं करता था, बल्कि उसके नीचे बहुत सारे लोग रहते होंगे, मंत्री, ये सब जो हम लोग कहते हैं। आगे द मेजॉरिटी रिलीजन ऑफ रशियन एम्पायर वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। देखिए हमारे इंडिया में ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारे इंडिया में प्रमुख 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन इसमें से भी सबसे ज्यादा प्रमुख कौन है, हिंदू, क्योंकि उसका संख्या थोड़ा सा ज्यादा है। उसी प्रकार से चूंकि हमारा रशिया एम्पायर इतना बड़ा था, तो आप सोचो क्या वहां पे अलग अलग रीजन के लोग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमुख था वो हमारा कौन था, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। बेसिकली आप कह सकते हैं वहां पे क्रिश्चियन ज्यादा थे। पूरा नाम पूछे तो क्या बोलेंगे, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, लेकिन हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं कि वहां पे क्रिश्चियन लोग ज्यादा थे, और आज भी रशिया में क्रिश्चियन लोग ही सबसे ज्यादा है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और कौन कौन से रिलीजन थे ये भी देख लेते हैं। द रशियन एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। अच्छा, उस समय पे हमारे बुद्धिस्ट लोग भी थे वहाँ पे, तो ये एक अच्छा बात है। ठीक है, तो कैथोलिक हो गए हैं, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ये सब हमारे अलग अलग प्रकार के रिलीजन थे जो कि उस समय पर रसिया में रहा करते थे। ठीक है, इस धर्म के लोग वहाँ पर रहते होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली रशियन एम्पायर कब का, 1914 का। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर 1914 में वहाँ का इकोनॉमी, सोसाइटी कैसा था। ठीक है, देखते हैं क्या है। अच्छा, इकोनॉमी का मतलब क्या समझते हैं आप और सोसाइटी का मतलब क्या समझते हैं आप? इकोनॉमी का मतलब हो गया कि वहाँ पे पैसा किस तरीके से जनरेट होता था, यानी कि मनी किस तरीके से लोग कमाते थे, मनी कमाने का क्या साधन था, कंट्री में मनी कैसे जनरेट होगा, क्या साधन था। जैसे हम लोग बात करें तो हमारे इंडिया में पैसा कैसे जनरेट होता है, ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग मतलब कोई सामान, बड़े बड़े कंपनी सामान बेचते हैं, उसको प्रॉफिट मिलता है, फिर उस प्रॉफिट से वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, फिर उसी टैक्स से हमारा रोड बनता है, बड़े बड़े पुल बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं, ये सब बनते हैं। ये सब क्या हो गया, हमारे इंडिया का इनकम का सोर्स हो गया। उसी प्रकार से इसमें देखेंगे कि आखिर रसिया में इनकम कैसे जनरेट होता था, पहला ये देखेंगे। और दूसरा ये देखेंगे कि आखिर रसिया में उस समय पर सोसाइटी कैसा था। सोसाइटी मतलब वहाँ पे उसका समाज कैसा था, लोग कैसे थे, ये हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं उसके इकोनॉमी के बारे में कि आखिर कैसे वहाँ पैसा ये सब जनरेट होता था। देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहला पॉइंट कहा गया है, अबाउट 85% पॉपुलेशन ऑफ रशियन एम्पायर अर्नड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। यानी कि रसिया में यदि उस समय पे 100% पॉपुलेशन रहते थे तो 100 में से 85% लोग खेती करते थे और खेती बाड़ी करके अपना पेट पालते थे, अपने बाल बच्चों को, घर परिवार को वो लोग देखते थे खेती बाड़ी से। ओके, आगे। इन रशियन एम्पायर एग्रीकल्चरलिस्ट प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स। यानी कि रसिया के एम्पायर, जो रशियन एम्पायर के जो हमारे किसान लोग थे उस समय पे, वो लोग जो खेती करते थे अपने लिए खेती तो करते ही थे, साथ ही साथ मार्केट में अपने अनाजों को बेचने के लिए भी खेती करते थे। अब देखो, आप मान लो आपने खेती किया, आपके पास क्या आया, अनाज आया, क्या आप जिंदगी भर गुजारा अनाज से कर लोगे? नहीं, आपको किसी मायने में पैसा भी चाहिए होगा। उसके लिए आप क्या करोगे, यदि आपके घर में अनाज ज्यादा है तो आप उसको मार्केट में जाके बेचोगे, मार्केट में बेचने से आपका पैसा मिलेगा। उस पैसे से हो सकता है आप जूता खरीद लो, चप्पल खरीद लो, कपड़ा खरीद लो, होता है ना। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि रशियन एम्पायर के एग्रीकल्चरलिस्ट जो थे, जो किसान लोग थे, वो अपने लिए अनाज तो उगाते ही थे, प्लस मार्केट में बेचने के लिए भी उगाते थे ताकि उसको उससे प्रॉफिट मिल सके, पैसा मिल सके। आगे, ऑल्सो रशियन एम्पायर वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। आप खुद सोचो ना, 85% पॉपुलेशन खेती कर रहा है, तो बताइए अनाज ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा होगा। और इतना ज्यादा होता था कि रसिया अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को अनाज बेचता भी था, एक्सपोर्ट भी करता था इनकम के लिए। ठीक है, आगे। उसके बाद प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर संत पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। ये दो जगह हमारे रसिया में उस समय पे हुआ करते थे, और इन्हीं दो जगह पर, पूरे रसिया में खास करके इन्हीं दो जगह पर फैक्ट्री जो थे ना वो बड़े लेवल पे थे। बड़े लेवल पे मतलब उतने बड़े लेवल पे भी नहीं, लेकिन यहीं पे यही हमारा दो ऐसा जगह है रसिया के अंदर जहाँ पे फैक्ट्री उस समय पे सबसे ज़्यादा था। तो आपसे पूछेगा कि बताइए 1914 में रशियन एम्पायर में वो कौन सा ऐसा दो जगह था जहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्री हमारे थे? पहला संत पीटर्सबर्ग और दूसरा मॉस्को। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जब पूरे रसिया में यही ऐसा दो जगह है जहाँ पे फैक्ट्री लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएंगे काम करने के लिए? यहीं पे आएंगे, है ना। और इसका हालत कैसा हो गया होगा? बद से बदतर, क्योंकि पॉपुलेशन अचानक बढ़ गया होगा वहां का। हर लोग क्या चाहता होगा, फैक्ट्री में काम करेंगे, पैसा मिलेगा, है ना। खैर, आगे बढ़ते हैं। इन रसियाज रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री वॉज इंक्रीज। अब रसिया में धीरे धीरे क्या होने लगा था, रेलवे इंप्रूव होने लगा था, यानी कि रेलवे का पैट्री बिछाया जा रहा है, रेलवे अलग अलग जगहों पे चलाया जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है ना, कहीं पे अच्छा सिस्टम हो रहा है, बिजली अच्छा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो रहा है, तो बताइए क्या दूसरे कंट्री के लोग वहां पे अपना फैक्ट्री डालना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। इसका ना अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको हम, अपना इंडिया। इंडिया सबसे अच्छा एग्जांपल है। अभी इंडिया ना बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। आपको मालूम है इंडिया में अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम अच्छा है, इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग कंपनी को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, तो इंडिया में लेबर भी सस्ता मिल जाता है। तो इंडिया आज दुनिया में एक ऐसा देश बन चुका है
जहाँ पे लेबर सस्ता है, बिजली सस्ता है, जमीन सस्ता है, गवर्नमेंट उसको हेल्प भी करता है। तो हर कंट्री क्या चाहता है, इंडिया में अपना जाके फैक्ट्री लगाओ और वहीं पे प्रोडक्ट बनाओ और वहां पे मार्केट में बेचो, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन आज कितना हो चुका है, 140 करोड़। इसीलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े कंपनी जो यहाँ पे आपको इंडिया में देखते हैं ना, वो सब बाहर के कंपनी है, बिल्कुल बाहर के हैं। हमारी इंडिया का प्रमुख कंपनी कौन है जो इंडिया का है? टाटा, महिंद्रा, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब इंडिया का खुद का है। लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे बड़े कंपनी है जो कि बाहर का है। क्यों बाहर का इसमें आया? क्योंकि इंडिया में फैसिलिटी था। उसी प्रकार से अब रसिया क्या हो रहा था, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा था, तो वहां पे अलग अलग कंट्री ने क्या कर दिया, अपना फैक्ट्री डालना शुरू कर दिया। अच्छा, क्या फैक्ट्रियां आप अपने मन से डाल सकते हैं किसी कंट्री में? नहीं, वहां के राजा से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे इंडिया में कोई फैक्ट्री डालने के लिए आएगा तो यहाँ के गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का सिस्टम चलता है। उसी प्रकार से उस समय पे कोई रसिया में फैक्ट्री डालता तो वहाँ के राजा से परमिशन लेता कि हाँ राजा साहब, क्या हम अपना फैक्ट्री यहाँ पे डाल सकते हैं? वो कह दिया हाँ तो हाँ डालो, कह दिया नहीं तो नहीं डालो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रसिया का रेलवे नेटवर्क जो था वो बहुत ही अच्छा हो रहा था, इसीलिए वहां पे धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रहे थे, यानी कि अलग अलग कंट्री के लोग वहां पे अपना फैक्ट्री लगा रहा था। आगे कोल प्रोडक्शन, कोल का मतलब कोयला, कोल प्रोडक्शन वाज डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। रसिया इतना डेवलप कर रहा था कि वहां पे कोयले का जो प्रोडक्शन है ना वो डबल हो चुका था, और आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन है वो 4 गुना बढ़ चुका था। सोचो, बहुत अच्छा प्रोडक्शन वहां पे हो रहा था। ठीक है, आगे मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन एक समस्या था। समस्या क्या था? समस्या ये था कि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री थे ना, वो किसका था? प्राइवेट आदमी का था। और प्राइवेट आदमी क्या करता था, याद कीजिए, अपने प्रॉफिट के लिए वर्कर को वेज कम देता था और काम ज्यादा समय तक करवाता था। यही उसका एक बड़ा ड्रॉबैक था, बाकी सब चीज वहां पे ठीक था। ठीक है, आगे The working day was 15 hours in small workshops। देखो यहाँ पे कहा गया है कि यदि कारखाना छोटा रहता था तो छोटे कारखाने में काम करने का जो टाइम था वो 15 घंटा था, सोचो। और एंड 10 to 10 hours इन फैक्ट्रीज, और जो बड़े बड़े फैक्ट्री हुआ करते थे उसमें 10 से 12 घंटा काम करना होता था। देखो, छोटा यदि कारखाना है तो उसमें आपको 15 घंटा काम करना पड़ता था। 15 घंटा का मतलब समझ रहे हैं आप? 24 घंटा में 15 घंटा आप माइनस करो, कितना बचा आपके पास? बिल्कुल 9 घंटा। अब आप 9 घंटे में क्या करोगे? रेस्ट करोगे, सोओगे, खाओगे, पियोगे, फ्रेश होगे, घूमोगे, क्या कर पाओगे आप 9 घंटे में? 9 घंटे में तो आप अच्छी तरीके से सो भी नहीं पाओगे। क्योंकि देखो, मान लीजिए कि आप 15 घंटा काम करते हैं, आपको 9 घंटा में सोना भी है, नहाना भी है, खाना भी है, पीना भी है, फैमिली को टाइम भी देना है, घूमना भी है, फिरना भी है, मार्केट भी देखना है, सब कुछ देखना है आपको। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि उससे काम बहुत ज्यादा करवाया जाता था। ठीक है, ये तो छोटे मोटे फैक्ट्री में हो गया, लेकिन जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता था उसमें 10 से लेकर 12 घंटा काम करना होता था। लेकिन एक अच्छा टाइम क्या होता है बताइए? मिनिमम 8 घंटा। लेकिन यहाँ पे 10 से 12 घंटा काम करवाया जाता था बड़े बड़े फैक्ट्री में। और चूंकि फैक्ट्री बड़ा है तो काम भी बड़ा होता होगा, लोडिंग अनलोडिंग का ये सब काम। आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ से आपको क्या समझ में आता है? यहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि संत पीटर्सबर्ग और मॉस्को रसिया का ऐसा 2 जगह था जहाँ पे फैक्ट्री बहुत ही बड़े लेवल पे थे, और फैक्ट्री बड़े लेवल पे थे, प्रोडक्शन भी हमारा अच्छा खासा हो रहा था, तो लोगों को रोजगार भी क्या मिला होगा? थोड़ा सा ज्यादा मिला होगा। ठीक है, अब रोजगार इतना ज्यादा मिल गया कि वुमेन मेड अप टू 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बट दे वेयर पेड लेस देन मेन। सोचो, महिलाओं का संख्या 31% था, तो सोचो पुरुषों का संख्या कितना होगा उसमें? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब जब महिलाएं उस समय पे 31% हैं तो पुरुषों का संख्या बहुत ज्यादा होगा, और वैसी बात है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ना महिलाओं के साथ एक दिक्कत था। दिक्कत क्या था? ये लोग काम उतना ही करती थी जितना कि पुरुष काम करता था, लेकिन इनका जो वेज था, जो पेमेंट था, वो बहुत ही कम मिलता था मेन के कंपैरिजन में। ये इनके साथ एक बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? इकोनॉमी के बारे में पढ़ा कि आखिर रसिया में पैसा कैसे लोग कमाते थे। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अब पढ़ते हैं कि उस समय पे रसिया का सोसाइटी कैसा था, यानी कि समाज उस समय पे रसिया का कैसा था। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। देखिए, इन द कंट्री साइड। अच्छा, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है बताइए? कंट्री साइड का मतलब गांव। कंट्री साइड का मतलब सिंपल सा गांव।
इन द कंट्री साइड मोस्ट पीजेंट्स कल्टिवेटेड द लैंड। यदि हम लोग गाँव, देखो शहर में क्या था, शहर में तो फैक्ट्री था, लोगों को काम कहाँ पे मिल जा रहा था, शहर में फैक्ट्री में मिल जा रहा था। लेकिन यदि हम लोग गाँव का बात करें, अच्छा क्या कोई आदमी गाँव में जाके फैक्ट्री डालेगा अपना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गाँव में रोड नहीं होता है, अच्छा बिजली नहीं मिलेगा आपको, है ना, अलग चीज़ होता है, उसमें अलग समस्या होता है। तो शहर में जो लोग रहते थे उनको काम तो आराम से फैक्ट्री में मिल जाता था, लेकिन जो गाँव में लोग रहेंगे उसको, उसके पास एक लास्ट ऑप्शन क्या बचता है रोजगार का? खेती। या तो शहर चले जाए या तो खेती करे। अब देखो क्या हर आदमी शहर जा सकता है? नहीं, तो जो आदमी बच गया वो क्या करेगा? खेती करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कंट्री साइड में यदि हम लोग बात करें तो वहां पे लोग ज्यादातर खेती करते थे रसिया में। आगे, द नोबिलिटी एंड द चर्च ओन्ड मोस्ट ऑफ द लैंड। अच्छा, आपने ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी चीज पढ़ा था आपने कि जो राजा था और जो चर्च के लोग थे, जो पुजारी लोग हुआ करते थे, प्रीस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, इन लोगों के पास सबसे ज्यादा जमीन हुआ करता था। क्यों भाई? क्योंकि यही सोसाइटी में सबसे महान लोगों के गिनती में आते थे। पहला कौन? पहला राजा। दूसरा कौन? क्लर्जी जिसको हम लोग कहते थे, यानी कि चर्च के लोग। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इन्हीं के पास था। और क्या इन्होंने प्रॉपर्टी अपने दम पे बनाया था? नहीं, लोगों का लूटा हुआ प्रॉपर्टी था, जड़ा के धमका के जैसे भी लूटा, लेकिन लोगों का प्रॉपर्टी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। लेकिन किसान क्या चाहता था? किसान ये चाहता था कि भैया मेरा जमीन जो तुम हड़पे हो वो जमीन हमको वापस कर दो, ताकि हम क्या कर सके, अपना उस पर खेती करके रोजगार कर सके, अपना बाल बच्चों को पाल सके, पालन पोषण कर सके। लेकिन क्या राजा या फिर चर्च इतने आसानी से जमीन देगा? नहीं देने वाला। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पीजेंट्स को लड़ाई पेड़ करना पड़ेगा। किससे? राजा से। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा आगे कि बड़े लेवल पे किसानों ने, वर्कर ने इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया कि राजा को उन लोगों ने हटाया गद्दी पर से, और वहां पे सिस्टम क्या लाया? गवर्नमेंट, अपना गवर्नमेंट। यानी कि लोग वोट देगा, चुनाव लोग जीतेगा, फिर गवर्नमेंट बनेगा। ऐसा वाला आपको मिलेगा आगे, आगे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन लोगों का क्या मानना था? इनका कहना था कि राजा लोग जो हमारा जमीन लिया हुआ है वो हमको वापस कर दे। लेकिन राजा इतना बुड़बक थोड़ी है, वो जमीन वापस क्यों करेगा? राजा है भाई, ज्यादा बोलोगे मार पीट के बैठा देगा, आराम से कर देगा, है ना। आगे, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। सोचो, यानी कि उन्होंने राजा से कहा कि राजा साहब हमारा जो अपने जमीन हथियाया है ना, वो जमीन हमको वापस करो। राजा ने कहा कि नहीं, वापस तो नहीं करेंगे। बताओ इसमें गुस्सा किसको आएगा? किसान लोगों को गुस्सा आएगा। अब इतना इनको गुस्सा आ गया कि इन्होंने लैंड के बदले में ना, जो ये लोग रेंट देते थे टैक्स के रूप में, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब आपको हम टैक्स भी नहीं देंगे। और ये सिस्टम हमारे इंडिया में भी था, आपको याद है? इंडिया में भी हर आदमी के पास जितना भी खेती था उस हिसाब से उसको राजा, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देना पड़ता था। यही सिस्टम रसिया में भी था। रसिया में जिसके पास भी जमीन होता था, जमीन थोड़ा बहुत भी, उसके बदले राजा को आप क्या दोगे? टैक्स दोगे, यानी कि रेंट दोगे आप। लेकिन जब इन्होंने राजा से अपना जमीन वापस मांगा ना, इन्होंने कहा कि नहीं, हम तुमको वापस तो नहीं देंगे। इसमें गुस्सा आ गया किसानों को। कहा ठीक है, आप हमको जमीन वापस मत कीजिए, हम रेंट भी नहीं देंगे। सिंपल, आप हमको जमीन नहीं दे रहे थे, हम हमको रेंट क्यों देंगे? नहीं देंगे रेंट। तो अब इन्होंने क्या कर दिया? रेंट देने से मना कर दिया, नहीं देंगे रेंट। सिंपल सा बात है, क्या कर लीजिएगा कर लीजिए। मतलब ये लोग जबरदस्ती पे उतर गए। और क्या इनका ऐसा करना सही था या गलत है आपके हिसाब से बताइए? बिल्कुल सही था भाई, हमारा जमीन है, हक बनता है, मेरा जमीन वापस करो, सिंपल सी बात है। नहीं किया तो इन्होंने कहा कि हम रेंट भी नहीं देंगे, अब सिंपल। लेकिन आगे क्या होता है देखो। अब इन्होंने गुस्से में क्या किया, जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे ना। अच्छा एक बात बताइए आप, क्या राजा इतने बड़े जमीन को अपने से हैंडल करता था क्या? नहीं, वो ना अलग अलग जगह पर बड़े बड़े जमींदार को रखता था कि भैया तुम्हारे पास 100 बीघा जमीन है, तुम इसको हैंडल करो, तुम्हारे पास 200 बीघा जमीन है, तुम इसको हैंडल करो, बस हमको क्या कर देना, महीने महीने हमारे पास टैक्स पहुंच जाना चाहिए, बस। राजा ये करता था। तो अब गुस्से में क्या कर दिया, जो किसान लोग थे ना, वो बड़े बड़े जमींदार लोगों पे हमला करना शुरू कर दिया। देखो, आप डायरेक्टली राजा से नहीं हमला कर सकते हैं। क्या आप डायरेक्टली जाके राजा के ऊपर पत्थर फेंक पाओगे? नहीं। लेकिन सामने में कौन आ गया बताओ? लैंडलॉर्ड। क्योंकि सारा जमीन का कारोबार करता कौन था? वही जमींदार, लैंडलॉर्ड करता था। तो यहाँ पे किसानों को गुस्सा किस पे आएगा? पहली बात, लैंडलॉर्ड पे गुस्सा आएगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, लैंडलॉर्ड को जान से मारना शुरू कर दिया। सोचो, जान से मारना शुरू कर दिया। क्यों मारना शुरू कर दिया? क्योंकि इन्होंने उसका जमीन वापस नहीं किया। ठीक है, अगला क्या हुआ देखो। In 1902, murder of landlords occurred on a large scale in South Russia and in
1905 मर्डर ऑफ लैंडलॉर्ड्स टूक प्लेस ऑल ओवर रसिया, यानी कि हर जगह पर लैंडलॉर्ड्स का हत्या किया जाने लगा पीजेंट्स के द्वारा। रीजन साफ है, आपने हमारा जमीन नहीं दिया इसलिए हमने आपको जान से मार दिया, सिंपल। तो पूरे यूरोप में चीज फैल गया और हर जगह पे जमींदार को क्या किया जाने लगा, जान से मारा जाने लगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ फिर, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोसाइटी पढ़ रहे हैं, आखिर वहां का समाज कैसा था, सोसाइटी कैसा था। आगे बढ़ते हैं, इसमें और लिखा गया है रशियन पीजेंट्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। लेकिन खास करके जो रसिया का पीजेंट था ना, वो बाकी के कंट्री से अलग था। देखो इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हालांकि रसिया भी किसके अंदर था, यूरोप के अंदर ही था, लेकिन खास करके जो रसिया का किसान था ना, वो बाकी कंट्री से अलग था। कैसे अलग था, देखो कैसे अलग था, देखो दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कॉम्यून, कॉम्यून की जगह पे आप मीर कह सकते हैं और मीर का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी। बताते हैं इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। देखिए रसिया का किसान बाकी कंट्री के किसान से अलग इसलिए था क्योंकि ये हर साल क्या करते थे मालूम है, जो गांव का हेड होता था ना, उसके सामने हर आदमी जाते थे और उनको अपना जमीन का पेपर दे देते थे। समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव का जो हेड होता था उसके पास आदमी जाते थे और हर कोई अपना लैंड का जो पेपर हुआ करता था वो गांव के हेड को दे दिया, और गांव का हेड क्या करता था, उस जमीन को हर आदमी में वैसे बांटता था जिसको जितना जरूरत है उस हिसाब से। बात समझाइए, जैसे मान लीजिए गांव है, ठीक है, उस गांव में 100 आदमी रहते हैं और सभी के पास, किसी के पास 4 बीघा, किसी के पास 10 बीघा, किसी के पास 12 बीघा जमीन है। यानी कि एक गांव है जिसमें 100 आदमी है और सबके पास कुछ कुछ खेत है, जमीन है। गांव का जो हेडमैन है उन सभी को साल में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार बुलाते थे और सबका जमीन का क्या करता था, पेपर ले लेता था, और पेपर लेके हर आदमी को वो वाला पेपर का, जमीन का पेपर देता था। जैसे मान लीजिए मेरे पास ना, मेरा फैमिली बहुत लंबा है, मेरे फैमिली में 100 आदमी है, तो हमको जमीन का क्या जरूरत ज़्यादा है, तो हमको क्या कर देगा, जमीन ज़्यादा दे देगा। ये वहाँ के लोग करते थे उस समय पे। और क्या ये वो लोग जबरदस्ती करते थे, नहीं, अपने मन से। इसीलिए तो ये लोग किसान सबसे अलग हैं। क्या ऐसा कहीं भी आपने देखा है किसी कंट्री में अभी तक? कहीं नहीं। अब तो ये होता भी नहीं है, लेकिन पहले रशिया में ये चीज़ होता था और इसीलिए वहाँ का पीजेंट सभी से अलग है, यूनिक है। ठीक है, पहला आपने ये समझ लिया। तो यहाँ पे जो कम्यून है, कम्यून की जगह पे आप वर्ड मीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटी, मतलब कि अपना निर्णय वो लोग अपने से ले रहे हैं कि किसको जमीन कितना देना है और किसको नहीं देना है। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। और क्या था, देखो वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशंस टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप। और इसमें एक खास खूबी यह था ना कि वर्कर क्या करते थे, जैसे मान लीजिए किसी कोई आदमी ना अभी बेरोजगार है, मान लीजिए उसको काम नहीं मिल रहा है और यदि उसको पैसा का जरूरत है तो ये लोग मदद भी करते थे। मान लीजिए कोई आदमी, आप ही के दोस्त में आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपके दोस्त को ना 10 रुपये का जरूरत पड़ता है, आप क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं मेरे पास है, तुम ले लो, जब तुम्हारे पास आएगा हमको वापस कर देना। वो हेल्पिंग नेचर इनमें भी था। ये वर्कर लोग क्या करते थे, जो बेरोजगार होता था, जिसको अभी काम नहीं मिला हुआ है, तो उसको यदि पैसों की जरूरत पड़ती थी तो ये लोग फाइनेंशियली हेल्प भी करते थे। कोई बात नहीं, पैसा ले लो, बाद में जब तुम्हारे पास आएगा तो पैसा वापस कर देना। हेल्पिंग नेचर था इनका, इसीलिए तो ये सबसे अलग है। ठीक है, अगला, वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल्स और वर्क कंडीशन। देखो, और सबसे बड़ा इन लोगों में ना यूनिटी था। जैसे कभी कई बार क्या होता है ना, फैक्ट्री में मान लीजिए जो फैक्ट्री का मालिक है वो गलत डिसीजन ले लेता है। कई बार क्या होता है, फैक्ट्री का मालिक सोचता है कि वर्कर का यदि 10,000 रुपये पर मंथ है तो हम क्या कर देंगे, उसको 9,000 रुपये घटा के कर देंगे। तो बताइए इसमें गुस्सा किसको आएगा, वर्कर को। तो वर्कर के बीच में इतना ज़्यादा मतलब यूनिटी था, एकता था कि वो लोग ना सब कोई एक साथ धरने पे बैठ जाते थे। ऐसा नहीं कि 10 गो बैठा तो 100 को काम कर रहा है, ऐसा नहीं। यदि किसी एक को समस्या होता था तो सारे लोग उसको हेल्प करते थे। मान लीजिए किसी एक आदमी को मालिक ने कंपनी से निकाल दिया, फैक्ट्री से निकाल दिया, तो यहाँ पे ना उसके लिए सारे वर्कर धरने पे बैठ जाते थे, हम भी काम नहीं करेंगे, कैसे आप कर लोगे, जरा करके दिखाओ। तो यहाँ पे इन लोगों में क्या था, यूनिटी था। ठीक है, तो इसीलिए रसिया का फार्मर या फिर रसिया का वर्कर सभी से अलग थे।
ठीक है। यदि आपसे पूछे कि बताइए रसिया का पीजेंट्स या फिर वर्कर बाकी कंट्री से अलग कैसे थे, तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला ये, वो लोग अपना जमीन अपने में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, पहला। दूसरा बात, वो लोग बेरोजगार जब कोई हो जाता था, किसी को काम नहीं मिला हुआ, तो वो लोग फाइनेंशियली हेल्प भी करते थे, दूसरा। तीसरा, स्ट्राइक यदि करना हो यानी कि धरने में बैठना हो, तो सब कोई एक साथ स्ट्राइक करता था, यानी कि यूनिटी इसमें जब बहुत ज्यादा था। ये आपका टॉपिक खत्म हुआ, कोई दिक्कत इसमें? चलो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक हमारा होगा सोशलिज्म इन रसिया, यानी कि रसिया में सोशलिज्म कैसे फैला। ठीक है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।